अरबों साल पहले मंगल ग्रह एक बिल्कुल अलग जगह हुआ करता था। सोचिए एक ऐसे ग्रह के बारे में जहां नीला आकाश, बहती नदियां और विशाल महासागर हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वही मंगल था जो आज के सूखे और बंजर ग्रह से बहुत पहले अस्तित्व में था। तो चलिए हम इस अद्भुत परिवर्तन में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे यह लाल ग्रह बदला। नासा के रोवर्स और ऑर्बिटर्स से मिले सबूत बताते हैं कि कभी मंगल की सतह पर तरल पानी मौजूद था। नदी घाटियां, झीलों के तल और उन खनिजों के प्रमाण जो पानी में ही बनते हैं, ये सभी एक अधिक गीले मंगल की ओर इशारा करते हैं। ये विशेषताएं बताती हैं कि पानी मंगल पर बहता था, जिसने चैनल्स बनाए और बेसिन्स को भरा। इनमें से सबसे बड़े चैनल्स जैसे कि वलिस मैरिनरिस हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं और 10 किलोमीटर तक गहरे हैं, जो पृथ्वी पर स्थित ग्रैंड कैनियन से भी बड़े हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंगल के महासागरों ने ग्रह की सतह के लगभग 19% हिस्से को कवर किया हो सकता है, जो पृथ्वी पर अटलांटिक महासागर के क्षेत्रफल के बराबर है। मंगल के उत्तरी निम्न भूमि विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे एक प्राचीन महासागर के तल रहे हैं, जो शायद आर्कटिक महासागर से भी बड़ा जल निकाय हो सकता है। जरा सोचिए, मंगल के परिदृश्य में बिखरी हुई झीलें, घाटियों में बहती नदियां और शायद इन जलमार्गों को पोषित करने वाली बारिश। इस दृश्य को पानी में बनने वाले हाइड्रेटेड खनिजों और तलछट संरचनाओं की खोज से समर्थन मिलता है। ये प्राचीन झीलें जीवन के लिए एक सुरक्षित स्थान हो सकती थीं, जैसे कि प्रारंभिक पृथ्वी की आदिम सूप। लेकिन मंगल ने इस संभावित जीवन सक्षम दुनिया से आज की शुष्क रेगिस्तान जैसी स्थिति में कैसे परिवर्तन किया, इसे समझने के लिए हमें ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटोस्फीयर और इसके वातावरण पर नजर डालनी होगी। किसी ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर वातावरण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है और हमारे वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है। मंगल के पास भी कभी एक मैग्नेटोस्फीयर था। चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के कोर के भीतर धातु की गति से उत्पन्न होता है। पृथ्वी के लिए इसे भू डायनेमो प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जहाँ तरल लोहे और निकेल की गति एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो अंतरिक्ष में काफी दूर तक फैला होता है। मंगल, जो पृथ्वी से छोटा है, के पास एक समान लेकिन कमजोर चुंबकीय क्षेत्र था, जो इसे सूर्य द्वारा उत्सर्जित चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिसे सोलर विंड कहते हैं, से बचाता था। हालांकि समय के साथ मंगल ने अपना चुंबकीय क्षेत्र खो दिया। संभवतः ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मंगल का भीतरी कोर ठंडा हो गया। क्योंकि मंगल पृथ्वी से छोटा है, इसलिए यह ग्रह तेजी से ठंडा हो गया। जब कोर ठोस हो गया तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सका। अध्ययनों से पता चलता है कि मंगल का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 4.2 अरब साल पहले गायब हो गया, जिससे ग्रह सूर्य की सौर हवा के प्रति संवेदनशील हो गया। मैग्नेटोस्फीयर के बिना मंगल इस अंतहीन सौर हवा के सामने बेपर्दा हो गया। ये कण धीरे धीरे ग्रह के वातावरण को छीनते रहे। इस प्रक्रिया, जिसे एटमॉस्फेरिक स्पॉटरिंग कहते हैं, ने लाखों साल लिए, लेकिन परिणाम विनाशकारी थे। मंगल का कभी घना वातावरण धीरे धीरे घिसता गया, इसे एक पतले खोल में बदल दिया, जो आज की पृथ्वी के वातावरण की घनत्व का 1% से भी कम है। जैसे जैसे मंगल ने अपना वातावरण खोया, वह गर्मी को बनाए नहीं रख सका। ग्रह ठंडा हो गया और कोई भी शेष पानी जम गया या सब्लिमेट हो गया, जिसका अर्थ है कि यह सीधे बर्फ से वाष्प में बदल गया और अंतरिक्ष में निकल गया। मंगल एक गर्म गीली दुनिया से बदलकर ठंडा शुष्क ग्रह बन गया, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। मंगल की औसत सतह का तापमान अब लगभग -80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो सतह पर तरल पानी के लंबे समय तक रहने के लिए बहुत ठंडा है। तो क्या मंगल ने जीवन का समर्थन किया हो सकता है? वैज्ञानिकों को लगता है कि यह संभव है। तरल पानी की उपस्थिति जीवन के लिए एक प्रमुख घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। अगर मंगल पर लंबे समय तक पानी था, तो यह संभव है कि सूक्ष्म जीव जीवन विकसित हो गया हो। प्रारंभिक मंगल की परिस्थितियां प्रारंभिक पृथ्वी के समान थीं, जहां जीवन की शुरुआत हुई थी। दोनों ग्रहों पर ज्वालामुखी गतिविधि, एक घना वातावरण और तरल पानी था, जो जीवन के लिए आवश्यक सभी घटक हैं। अगर मंगल पर जीवन मौजूद था, तो यह संभवतः एक कोशिकीय जीव होते। ये सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों से भरपूर जल में पनप सकते थे, संभवतः हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास, जैसा कि प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन हुआ। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जीवन को बनाए रखने के लिए गर्मी और खनिज प्रदान करते हैं, जिससे ये दोनों ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थान बनते हैं। आज नासा के परसिवरेंस जैसे मिशन जारी हैं, जो प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश में हैं। परसिवरेंस जेज़ेरो क्रेटर का अन्वेषण कर रहा है, जो कभी एक झील का स्थल था। चट्टानों और मिट्टी का अध्ययन करके
वैज्ञानिक बायोसिग्नेचर्स यानी पिछले जीवन के रासायनिक या भौतिक संकेत खोजने की उम्मीद कर रहे हैं। Jezero क्रेटर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसके डेल्टा डिपॉजिट्स जैविक अणुओं और संभावित जीवाश्मों को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट होते हैं। परसिवरेंस भी नमूनों को इकट्ठा कर रहा है जिन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इन नमूनों में मंगल के अतीत की जलवायु और जीवन योग्यता के बारे में सुराग हो सकते हैं और संभवतः प्राचीन सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं। रोवर में चट्टानों और मिट्टी की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए उन्नत उपकरण लगे हुए हैं जो पिछले जीवन का संकेत देने वाले जटिल जैविक अणुओं की खोज कर रहे हैं। मंगल के पानी भरे अतीत पर शोध करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, इसके कई कारण हैं। यह हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास और उन परिस्थितियों के बारे में अधिक जानने में मदद करता है जो जीवन को समर्थन देने में सक्षम थी। यह हमें पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के लिए भी आधार तैयार करने में मदद करता है। अगर मंगल पर जीवन स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकता है तो यह संकेत देगा कि जीवन ब्रह्मांड में आम हो सकता है जो कई अन्य ग्रहों पर भी हो सकता है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि मंगल और पृथ्वी में कई समानताएं हैं। दोनों के पास ध्रुवीय बर्फ की टोपियां, समान भूमि रूप और ज्वालामुखीय गतिविधि का इतिहास है। मंगल का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के इतिहास और उसके समय के साथ कैसे विकसित हुआ के बारे में अधिक जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, मंगल के ज्वालामुखीय क्षेत्र जैसे ओलंपस मॉन्स, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, हमें उन ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दे सकता है जो प्रारंभिक पृथ्वी पर भी हुई थी। मंगल के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान हमें भविष्य के मानव अन्वेषण के लिए भी तैयार करता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर अभी भी मंगल पर मनुष्यों को भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं। इन मिशनों के लिए ग्रह के इतिहास और संसाधनों को समझना बहुत जरूरी है। भविष्य के खोजकर्ता स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बर्फ से पानी निकालना या लंबे समय तक चलने वाले मिशनों का समर्थन करने के लिए मार्टियन मिट्टी का उपयोग कर भोजन उगाना। संभवतः एक दिन ऐसा समय आएगा जब मनुष्य मंगल पर रहेंगे और काम करेंगे। हम जीवन को समर्थन देने और एक टिकाऊ उपस्थिति बनाने के लिए ग्रह के संसाधनों जैसे जल, बर्फ का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, यह सपना वास्तविकता के करीब आ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों द्वारा बनाए गए आवासों के लिए अवधारणाएं जीवन के लिए मार्टियन सतह में गहराई तक जाकर नए क्षेत्रों का पता लगाने का लक्ष्य रखती है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का 100 मार्स रोवर, जो 2028 में लॉन्च होने वाला है, जीवन के संकेतों की खोज के लिए मंगल की सतह के नीचे ड्रिल करेगा, जहां सूक्ष्म जीव कठोर सतह की परिस्थितियों से सुरक्षित हो सकते हैं। इन खोजों के लिए टेक्नोलॉजी में प्रगति बहुत महत्वपूर्ण है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग में नवाचार हमारी क्षमता को अभूतपूर्व विवरण में मंगल का अध्ययन करने के लिए बढ़ा रहे हैं। ये तकनीकें हमें विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने और उन खोजों को करने की अनुमति देती हैं जो पहले असंभव थीं। मंगल का अध्ययन हमें हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन की खोज को और परिष्कृत करने में भी मदद करता है। एक्सोप्लैनेट्स या अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज आश्चर्यजनक दर से हो रही है। यह समझकर कि एक ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, हम उन एक्सोप्लैनेट्स की बेहतर पहचान कर सकते हैं जिनमें जीवन हो सकता है। पृथ्वी के साथ अपनी समानताओं और भिन्नताओं के साथ मंगल इन अध्ययनों के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। और अगर हम मंगल ग्रह पर जीवन या जीवन के पिछले संकेतों को खोजने में सफल हो गए तो क्या होगा? मंगल पर जीवन खोजने के नतीजे बहुत गहरे होंगे। यह जीवन की अनूठी प्रकृति को लेकर हमारी समझ को चुनौती देगा और हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर जीवन 2 पड़ोसी ग्रहों पर उत्पन्न हो सकता है तो यह एक आम घटना हो सकती है, यह सुझाव देते हुए कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है। मंगल के लिए कई मिशन लंबे और चुनौतीपूर्ण रहे हैं। 1960 और 1970 के दशक में नासा के मरीनर और वाइकिंग कार्यक्रम जैसे शुरुआती मिशनों ने हमारी वर्तमान समझ के लिए रास्ता तैयार किया। प्रत्येक मिशन ने नई अंतर्दृष्टि और खोजों में योगदान दिया है। आगे देखते हुए मंगल अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है। अंतरिक्ष एजेंसियों, निजी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच सहयोगात्मक प्रयास
हमारी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य मनुष्य को चंद्रमा पर वापस लाना, एक उपस्थिति स्थापित करना और शायद एक चंद्रमा आधार बनाना है, जो हमारे भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक कदम का पत्थर बनेगा। और अगर हम बड़े चित्र की कल्पना करें तो मंगल सिर्फ एक अंतिम बिंदु नहीं है, यह एक गेटवे है। मंगल अन्वेषण के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकियां और रणनीतियां हमें बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं जैसे अन्य गंतव्यों का पता लगाने में भी मदद करेंगी, जिनमें भूमिगत महासागर और संभावित जीवन भी हो सकते हैं। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं और मंगल को चमकते हुए देखते हैं, तो अब हम समझते हैं कि इस दूर के ग्रह पर कभी जीवन की स्थिति हो सकती थी। इसके रहस्यों को उजागर करने की हमारी यात्रा अब भी शुरू ही हुई है, और कौन जानता है कि हम लाल ग्रह का अन्वेषण जारी रखते हुए क्या खोज सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और हम अपने दर्शकों का इस मंगल के इतिहास की यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।